CH53 लास्ट ईयर अभय और सभी होटल में खाना खाने जाते हैं। वहां अभय सीक्रेटली दिशान को होटल का मेंबरशिप कार्ड दिलवाता है। अभय और अनाया मस्ती मजाक करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अभय और अनाया अब अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में आ चुके थे। एक ओर जहां उन दोनों का प्यार बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर अभय की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह जब अभय अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद मेडिटेट कर रहा था, तब उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग फील हो रहा था। अभय पिछले 3 साल से एक ही लेवल पर था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपने नेक्स्ट लेवल पर कब पहुंचेगा। अभय ने समझने की कोशिश की कि ये बदलाव किस कारण हो रहा है। अभय को आभास हुआ कि उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है। उसकी ब्रीदिंग बहुत हाई हो गई थी। अभय को समझ आ गया कि उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। अभय अब मार्शल आर्ट मास्टर बनने की तरफ था। अभय ने पूरे फोकस के साथ इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। उसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील हो रहा था। उसका चेहरा आग की तरह चमक रहा था। अभय ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और खड़ा हुआ। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अभय ने यूजर आसमान की तरफ देखा और कहा, गुरुजी मैंने कर दिया। अभय अपने गुरुजी को बताना चाहता था कि वो मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। 24 साल की उम्र में इस लेवल को क्रॉस करने वाला अभय पहला मार्शल आर्टिस्ट था। उसके सीनियर प्रताप ने भी इस लेवल को 27 की उम्र में क्रॉस किया था। अभय इतना खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी किसे बताए। उसने जल्दी से अपना निकाला और अनाया को फोन किया। हेलो अभय, कहाँ हो तुम? अनाया ने कहा। अनाया, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। अभय ने कहा, ठीक है, तुम बताओ कहाँ मिलना है। अनाया ने कहा, तुम्हारे हॉस्टल के पास जो रेस्टोरेंट है, मैं वहीं आता हूँ। अभय ने कहा, ओके, मैं आ जाऊंगी। अनाया ने कहा और वो रेडी होने चली गई। अभय भी जल्दी से रेडी हुआ और उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। उसने एक टेबल देखी और वहां बैठकर अनाया का वेट करने लगा। थोड़ी देर में अनाया भी वहां पहुंच गई। वो जैसे ही अभय के पास आई, अभय ने खुशी से उसे गोद में उठा लिया और झूमने लगा। अनाया अनाया अनाया, आज मैं बहुत खुश हूं। अभय ने कहा, हाँ हाँ बाबा, वो तो मैं देख रही हूं, मुझे नीचे तो उतारो। अनाया ने कहा। फिर अभय ने उसे नीचे उतार दिया। वो अभय को गौर से देखने लगी। अभय ने उसे काफी कुछ मार्शल आर्ट की जनरल नॉलेज बता दी थी। उसे अभय में आज कुछ अलग बदलाव दिख रहे थे। उसने पूछा, क्या तुमने अपना लेवल क्रॉस कर लिया है? हाँ अनाया, अब मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में मास्टर लेवल पर पहुंच गया हूं। हर मार्शल आर्टिस्ट का ये सपना होता है अनाया, जो आज पूरा हो गया। अभय ने कहा। वाव अभय, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूं। अनाया ने कहा और उसने अभय को हग कर दिया। अनाया, क्या तुम अभी मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलोगी? अभय ने कहा। हाँ अभय, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अनाया ने कहा। आई लव यू अनाया। अभय ने कहा। आई लव यू टू अभय। अनाया ने कहा और उसने अभय के गाल पर किस कर दिया। फिर अभय अनाया को लेकर गुरुजी के आश्रम में चला गया। कुछ देर वहां रहने के बाद वो दोनों कॉलेज आ गए। दिशान और पलक उन्हें कॉलेज के बाहर ही मिल गए। दिशान ने अभय को बहुत ध्यान से देखा। आज उसे अभय के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक दिख रही थी। उसने कहा, क्या बात है अभय, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हो। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, अभय ने कहा और स्माइल कर दिया। अभय को अपना ऑरा कंट्रोल करना जानता था, इसलिए कोई भी एक्चुअल ऑरा ट्रेस नहीं कर पाता था। चलो वो छोड़ो, मुझे अभी अभी पता चला है कि इस बार देहरादून में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने की संभावना है, इसलिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी अनाउंस कर दी है। दिशान ने कहा। क्या, लेकिन हमारे फाइनल एग्जाम में तो अब कुछ ही मंथ बचे हैं ना, फिर छुट्टी के कारण पढ़ाई कैसे होगी? अनाया ने कहा। हाँ, ये सिचुएशन भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बताई गई थी, लेकिन उनका कहना है कि बर्फ गिरने के बीच पढ़ाई नहीं हो सकती और स्टूडेंट्स की सेफ्टी उनके लिए प्रायोरिटी है। दिशान ने कहा। चलो कोई बात नहीं, हम अपने लेवल पर ही पढ़ाई कर लेंगे, अभय ने कहा। अनाया का फोन बजने लगा और वो थोड़ी दूर जाकर बात करने लगी। वो बात करके वापस आई और अभय के पास जाकर धीरे से बोली, अभय, मेरे भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई है। शादी की डेट 20 दिन बाद है। ये तो खुशी की बात है अनाया, तुम्हें अलग से छुट्टी लेने की भी टेंशन नहीं रहेगी, अभय ने कहा। अभय, तुम छुट्टी में क्या करोगे? दिशान ने इतनी देर में पलक के साथ पहले ही प्लानिंग कर ली थी। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, वैसे भी अनाया की फैमिली में फंक्शन है तो वो तो बिजी रहेगी।
अभय ने कहा, मैंने और पलक ने तो घूमने जाने का प्लान बनाया है। दिशान ने कहा, चलो ये भी बढ़िया है, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लोगे। अभय ने कहा। फिर वो सभी क्लास में चले जाते हैं। शाम को प्रिंसिपल ने छुट्टी के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी। चलो फिर हम बहुत दिनों बाद मिलेंगे, इसलिए आज साथ में कॉफी पी लेते हैं, अभय ने कहा। ग्रेट, चलो फिर, दिशान ने खुश होते हुए कहा। दिशान को दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद था। थोड़ी ही देर में वो सभी पार्किंग में पहुंच गए। हम अपनी गाड़ियों से ही चलते हैं ताकि गाड़ी के लिए हमें वापस कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, दिशान ने अभय से कहा। कैसी गुजरेंगी अभय और अनाया की छुट्टियां, जानिए अगले एपिसोड में। CH54, मैं जल्दी वापस आऊंगी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। कॉलेज में छुट्टियां अनाउंस हो जाती है। अभय और बाकी सभी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाते हैं। अभय और दिशान अपनी अपनी गाड़ी रखने का सोचते हैं। अभय को भी ये सही लगा और वो दोनों अपनी गाड़ियों की तरफ चले गए। अभय ने अनाया से कहा, आओ अनाया, और उसने अनाया के लिए अपनी कार का गेट खोल दिया। अनाया भी जल्दी से कार में बैठ गई। अभय भी ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दिशान और पलक भी दिशान की कार में बैठ गए। वो सभी वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। रेस्टोरेंट में उन्होंने एक टेबल भी बुक कर ली थी। वो चारों रेस्टोरेंट में अपनी बुक की हुई टेबल पर जाकर बैठ गए। अभय, तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम भी साथ में इसी रेस्टोरेंट में आए थे, दिशान ने खुश होते हुए कहा। दिशान की बात सुनकर अभय स्माइल करने लगा। उसने अनाया की तरफ देखा। वो दोनों इस रेस्टोरेंट को कैसे भूल सकते थे? यहीं तो उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अनाया भी उस दिन को याद करके स्माइल करने लगी। वो दिन वो पूरी लाइफ याद रखना चाहती थी। उन सभी ने अपनी काफी खत्म की और वो चारों गार्डन में अलग अलग जगह पर टहलने चले गए। दिशान और पलक एक तरफ गार्डन में घूम रहे थे और अभय और अनाया रेस्टोरेंट के दूसरी साइड वाले गार्डन में घूमने चले गए। कुछ देर गार्डन में घूमने के बाद वो चारों वहां से निकलने के लिए बाहर आ गए। दिशान ने अभय को हग किया और पलक के साथ निकल गया। अभय और अनाया भी कार में बैठकर वहां से निकल गए। तुम कब जा रही हो अनाया? अभय ने पूछा। कल सुबह गौरव भैया कल मुंबई से मसूरी वापस आने वाले हैं और उसके बाद वो सीधे देहरादून मुझे लेने आने वाले हैं, अनाया ने कहा। मतलब तुम सिर्फ आज ही मेरे साथ हो, क्योंकि कल तो तुम चली जाओगी, अभय ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा। ओह अभय, प्लीज तुम अपसेट मत हो, मैं छुट्टियों के बाद तो वापस आ ही रही हूं ना, अनाया ने अभय को समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन आज तुम पूरा दिन मेरे साथ ही रहोगी, अभय ने कहा। ठीक है, अनाया ने कहा और उसने अभय के गाल पर प्यार से किस कर दिया। वहीं देहरादून में मार्शल आर्ट अलायंस के ऑफिस में कुछ लोग बैठकर आने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस बार का कंपटीशन बहुत रोमांचक होने वाला है, अलायंस के सेक्रेटरी ने वहां बैठे बाकी दो लोगों से कहा। उनका नाम विनोद था। वहां बैठे बाकी दो लोग और कोई नहीं बल्कि प्रताप और बलवंत थे। वो सभी भारतीय मार्शल आर्ट अलायंस द्वारा ऑर्गेनाइज नेशनल कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। इस बार बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ने स्टेज 2 में अलग अलग लेवल पर एंटर किया है, इसलिए इस बार कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर अधिक संख्या में होंगे, ईगल अलायंस के चीफ बलवंत ने विनोद और प्रताप को बताया। उनकी बात सुनकर प्रताप किसी सोच में खो गया। वो अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अगर अभय यहाँ होता तो वो जरूर इस कंपटीशन का विनर होता। प्रताप अभय की स्ट्रेंथ और स्किल्स के बारे में जानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभय मार्शल आर्ट मास्टर बन गया है। इस कंपटीशन में 25 साल तक के मार्शल आर्टिस्ट भाग ले सकते थे और इस समय पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं था जो 25 साल की उम्र में मार्शल आर्ट मास्टर बन गया हो। लेकिन अभय ने तो ये लेवल 21 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया था। ऐसा नहीं था कि प्रताप ने अभय के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे अभय के बारे में दिल्ली में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। वैसे भी अभय को दिल्ली में कोई नहीं जानता था। प्रताप को भी ये उम्मीद नहीं थी कि अभय देहरादून में हो सकता है। तुम क्या सोच रहे हो प्रताप? प्रताप को सोच में खोया देखकर बलवंत ने पूछा। नहीं कुछ नहीं चीफ, बस मैं अभय के बारे में ही सोच रहा था, प्रताप ने कहा। उसने पहले ही उन दोनों को बता दिया था कि उसका एक जूनियर भी है, लेकिन वो कहा है ये कोई नहीं जानता। तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर अभय होता तो वो इस कंपटीशन में जरूर पार्ट लेता, विनोद ने कहा। हाँ मैं जानता हूं कि अगर अभय इस कंपटीशन में पार्ट लेता तो वो ही कंपटीशन का विनर होता,
प्रताप ने कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों में अभय के लिए प्राउड साफ दिखाई दे रहा था। हमने कोशिश तो बहुत की प्रताप, लेकिन हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, बलवंत ने कहा। उन्हें तो यही लग रहा था कि हो सकता है अभय ने अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस बंद कर दी हो, वरना उसके बारे में उन्हें कोई न कोई जानकारी तो मिल ही जाती। तभी विनोद के ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। विनोद ने कहा, अंदर आ जाओ। गेट खोलकर एक बहुत स्मार्ट सा लड़का अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 22 साल होगी। देखने से वो भी फाइटर ही लग रहा था। उसने अंदर आते ही बलवंत, प्रताप और विनोद को ग्रिट किया। अरे आओ गौतम, बैठ। हम अभी कंपटीशन के बारे में ही बात कर रहे थे, बलवंत ने उस लड़के से कहा। उस लड़के का नाम गौतम था। गौतम भी ईगल अलायंस का मेंबर था। विनोद सर, मेरे दिमाग में कंपटीशन को लेकर कुछ प्लानिंग है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बताना चाहता हूं, गौतम ने कहा। हाँ गौतम, प्लीज बताओ, विनोद ने कहा। मैं सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट इस कंपटीशन में पार्ट ले। इसके लिए हमें सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल और लोकल अनाउंसमेंट के थ्रू कंपटीशन की मार्केटिंग करनी चाहिए, ताकि जो अंडरग्राउंड मार्शल आर्टिस्ट होंगे उन्हें भी कंपटीशन के बारे में पता चल सके। इसी तरह से हमें भी उनके बारे में पता चल जाएगा। क्या गौतम के बनाए प्लान से प्रताप को अभय का पता चल पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। CH55 शेरगिल फैमिली। शेरगिल फैमिली। प्रताप इतने सालों तक अभय से ना मिलने के कारण परेशान होता है। अनाया अभय से दूर अपने घर चली जाती है। गौतम सभी को एक आइडिया बताता है। गौतम, तुम्हारा आइडिया तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा? बलवंत ने कहा। मुझे लगता है कि गौतम का आइडिया बहुत बढ़िया है। इससे कम हमारी ऑडियंस तो बढ़ ही जाएगी, जिससे अलायंस को फायदा होगा, विनोद ने कहा। तुम क्या सोचते हो प्रताप इस बारे में? बलवंत ने प्रताप से पूछा। मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। हो सकता है अभय की तरह बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हो जो अलायंस की पहुंच से दूर हो, तो अलायंस को उनके बारे में भी पता चल जाएगा, प्रताप ने कहा। तो फिर ठीक है, हम कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। बाकी लोकल अनाउंसमेंट की रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी होगी गौतम, विनोद ने कहा। जी विनोद सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरे भारत के बड़े शहरों में अनाउंस करवा दूंगा, गौतम ने कहा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश के न्यूज़ एजेंसी तक कंपटीशन की जानकारी पहुंच गई। मार्शल आर्ट देश की एक बहुत पावरफुल विंग थी, इसलिए कुछ ही दिनों में सारे न्यूज़ चैनलों और पेपरों में इस कंपटीशन की न्यूज़ फैल गई। सोशल मीडिया पर भी ये खबर आग की तरह फैल गई। कंपटीशन का वेन्यू देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में रखा गया था। भोपाल का मार्शल आर्ट से कोई लिंक नहीं था, इसीलिए अलायंस ने ये जगह चुनी थी, ताकि कंपटीशन के कारण यहाँ के युवाओं में भी मार्शल आर्ट के लिए जुनून पैदा हो सके। वही कुछ देर घूमने मस्ती करने के बाद अभय और अनाया हॉस्टल आ गए। अनाया, क्या तुम मुझे मिस करोगी? अभय ने कहा। ये सुनकर अनाया उसके गले लग गई। उसने कहा, मुझे हर पल तुम्हारी याद आएगी। ये सुनकर अभय ने अनाया के गाल पर एक किस कर दिया और कसकर गले लगा लिया। अभय आखिरी तक अनाया को हॉस्टल में जाते हुए देखता रहा। उसके हॉस्टल में चले जाने के बाद अभय भी कार में बैठकर होटल की तरफ चला गया। होटल में सुल्तान ने अभय को मार्शल आर्ट कंपटीशन के बारे में बताया। कंपटीशन के बारे में सुनकर अभय खुश हो गया। अनाया से दूर होने की मायूसी उसकी अब खत्म हो गई। मार्शल आर्ट अभय की लाइफ था। उसने सोच लिया कि वो इस कंपटीशन में पार्ट जरूर लेगा। हो सकता है वहां उसे प्रताप भी मिल जाए। यही सोचकर उसने सुल्तान से कहकर भोपाल जाने की प्लानिंग करवा ली। सुल्तान ने उसे साथ चलने के लिए कहा, लेकिन अभय ने उसे मना कर दिया। सुल्तान सिर्फ अभय की सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, हालांकि वो जानता था कि अभय अकेला ही किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसलिए उसने फिर ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभय ने किशोर से कहकर भोपाल में अपने रहने की व्यवस्था करने के लिए कह दिया। किशोर ने भी अच्छी तरह वेरिफिकेशन करने के बाद एक बहुत आलीशान होटल में अभय का रूम बुक कर दिया। डिनर करने के बाद अभय भी अपने घर के लिए निकल गया। अभय कंपटीशन को लेकर बहुत एक्साइटेड था। कंपटीशन की खुशी ने उसके अनाया से दूर होने की उदासी को खत्म कर दिया था। उसने अपना पूरा माइंड कंपटीशन पर फोकस किया। वहीं अनाया भी अभय से दूर जाने के कारण बहुत मायूस थी। उसने जल्दी से डिनर किया और सो गई। सुबह उसे भी मसूरी के लिए निकलना था। उसका भाई उसे लेने के लिए आने वाला था।
अनाया मसूरी की पंजाबी फैमिली शेरगिल फैमिली के छोटे बेटे अर्नव शेरगिल की बेटी थी। अर्नव और उसके बड़े भाई वैभव शेरगिल में अच्छी बॉन्डिंग थी। शेरगिल फैमिली के हेड अर्नव के पिता पूरनलाल शेरगिल थे। वो ही शेरगिल कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन भी थे। अर्नव और वैभव दोनों शेरगिल कंस्ट्रक्शन की अलग अलग ब्रांच के हेड थे। शेरगिल फैमिली मसूरी की एलीट फैमिली में से थी। मसूरी में उनकी अच्छी रेप्यूटेशन थी। वैभव का बेटा गौरव शेरगिल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेरगिल कंस्ट्रक्शन में ही काम करता था। गौरव और अनाया अपने अपने पिता के इकलौते बच्चे थे, इसलिए फैमिली में उन दोनों की ही खास जगह थी। अनाया फैमिली की बेटी थी, इसलिए हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। अनाया अपने दादाजी पूरनलाल जी की लाडली थी, इसीलिए उन्होंने गौरव के कहते ही उसे अनाया को लेने जाने के लिए भेज दिया था। गौरव भी अनाया को अपनी सगी बहन की तरह ही मानता था, क्योंकि अनाया उसकी इकलौती बहन थी, इसलिए वो भी उसे बहुत मानता था। गौरव अपनी हर छोटी छोटी बात अनाया के साथ शेयर करता था। अनाया ने ही अपने दादाजी को गौरव और उसकी मंगेतर चारू के रिश्ते के लिए मनाया था। चारू मध्य प्रदेश के भोपाल की सक्सेना फैमिली की बेटी थी। उसकी फैमिली भी भोपाल की एलीट फैमिली में से थी। सक्सेना फैमिली का ज्वेलरी का बिजनेस था। शेरगिल फैमिली और सक्सेना फैमिली में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों फैमिली एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अनाया के चचेरे भाई गौरव की शादी में सिर्फ 20 दिन बचे थे। शादी की सारी रस्में भोपाल में ही होनी थी, इसलिए शेरगिल फैमिली को ज्यादा कुछ तैयारियां नहीं करनी थी। सारी फैमिली अनाया के आने का ही वेट कर रही थी। गौरव की मां मिताली और अनाया की मां रूपाली दोनों सगी बहनों की तरह रहती थी। जहां मिताली रूपाली को बहुत स्नेह देती थी, वहीं रूपाली भी मिताली को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। पूरनलाल जी की पत्नी सरस्वती देवी ने कुछ साल पहले ही अपनी दोनों बहुओं के हवाले घर सौंप दिया था, तभी से मिताली और रूपाली ने बहुत अच्छी तरह घर को संभाला था। तीनों सास बहुओं में बहुत अच्छा और प्यार भरा रिश्ता था। सरस्वती देवी कभी कभी अपनी बहुओं के लिए खुद मक्के की रोटी और साग बनाती थी और उन्हें बहुत प्यार से खिलाती थी। मिताली और रूपाली भी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। क्या अब अनाया अपनी फैमिली को अपने और अभय के रिलेशन के बारे में बता पाएगी? क्या प्रताप और अभय आपस में मिल सकेंगे? जानिए अगले एपिसोड में।